अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने एक मरतबा फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। जो आदादो शुमार पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। इन बढ़ते हुए केसेस ने एक मरतबा फिर से हुकूमत को पाबंदियों पर मजबूर कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 11.1% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 12 बात हुई है, लेकिन देखा जाए तो ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं ये मुल्क के तमाम हिस्सों से रिपोर्ट हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन केसेस की शरह 18.91% है। पेशावर में यह शरह 10% से जो है वो तजावुज कर गई है। कराची ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल है, जहां पर इन मुस्बत केसेस की शरह 45.14% की सतह पर जा पहुंची है। लाहौर में यह शरह 17.89% है। और यह सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इन मुस्बत केसेस की इस तरह से शरह, बढ़ती हुई शरह दुनिया के बहुत से ममालिक में इस वक्त देखी जा रही है, जिनमें यूरोप और अमेरिका के ममालिक भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस के बावजूद पाकिस्तान को और दुनिया को इस नई लहर का सामना है। कोरोना की यह लहर इस वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से जो नहायत तेजी के साथ फैलता है। आलमी इदारे सेहत का यह कहना है कि वबा अभी खात्मे के करीब नहीं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते में ओमिक्रॉन के बायस 1.80 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। WHO ने इस मफरूजे के हवाले से भी खबरदार किया है कि यह जो ओमिक्रॉन है ये पिछले अक़साम के मुकाबले में कम मौसर है और इससे उतना खतरा नहीं है। पाकिस्तान को भी इस वायरस की नई लहर का सामना है। इस लहर से कैसे निपटा जाए, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इससे बचने के लिए क्या इक़दामात करने हैं, क्या एहतियात की जा सकती है, और इस वायरस का इलाज पहले जो कोरोना के जो इससे पहले वेरिएंट थे उनके इलाज से क्या कोई मुख्तलिफ है या नहीं, और फिर वैक्सीनेशन के बावजूद वायरस का फैलाव, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या पाबंदियों की अभी भी जरूरत है और ये पाबंदियां सख्त होनी चाहिए या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। एक डॉक्टर्स का पैनल आज की इस बहस में जो है वो हमें ज्वाइन करेगा और उनसे कोरोना की इस नई किस्म और इस बारे एहतियात को समझने की कोशिश करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज डॉक्टर्स इस डिबेट में जो है वो मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर रिजवान उपल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर कैसर सजाद साहब जो है वो हमारे साथ आज की इस डिबेट में शरीक होंगे। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। इस वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। असल में अब चूँकि लोगों के पास भी बहुत मालूमात पहुँच जाती हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो एज ए डॉक्टर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नया वेरिएंट है वो इसकी क्या है, और ये एक आम सवाल और मैं उसी से इस डिबेट का भी आगाज करना चाहता हूं कि ये जो पहले जो वेरिएंट आए हैं उनमें और इसमें जो है वो क्या फर्क है, किस तरह से फर्क किया जा सकता है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो उनके अंदर वेरिएशन होती रहती है, उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोविड के सिलसिले में अब तक हम बहुत सारे वेरिएंट्स देख चुके हैं, लेकिन 5 ऐसे वेरिएंट्स हैं कि जिनको हमने एक्सपीरियंस किया है, और उन्होंने इन वेरिएशंस की वजह से इस वायरस के अंदर ऐसी तब्दीलियां आई कि कभी वो तेजी से फैलने लगा और कभी वो ज्यादा बीमारी में शिद्दत पैदा करने लगा। ओमिक्रॉन जो है अपने पिछले वेरिएंट्स की निस्बत, अगर फॉर एग्जांपल पिछला जो डेल्टा था, अगर वो उसके जो फैलने की रफ्तार थी, अगर वो 7 से 8 दिन में डबल केसेस होते थे, तो ओमिक्रॉन की सूरत में वो 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में डबल केसेस हो जाते थे, यानी इतनी तेजी से वो फैलता है। और दूसरे ये कि डेल्टा वायरस की निस्बत ओमिक्रॉन जो है ये उतनी ज्यादा बीमारी में शिद्दत पैदा नहीं करता। तो ये 2 खसूसियात जो हैं, अब अगर इनको जमा कर लिया जाए तो कुछ सूरत हाल ऐसे बनती है कि बहुत तेजी से फैलता हुआ वायरस जो बहुत ज्यादा लोगों को बीमार नहीं कर रहा, लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे तो उनकी चाहे एक बहुत छोटी शरह
इससे मुतासर हो इतनी कि वो बीमार हो जाएं, तो शायद रियल नंबर्स में बीमार जो लोग हैं वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यही अब हो रहा है कि पहले मरहले में तो ये बहुत तेजी से फैला, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता अब इससे बीमार भी लोग होने लगे तो अब अस्पतालों पे भी दबाव शुरू हो गया। मगरबी ममालिक में तो बहुत ज्यादा वो हैं, फैला भी है, और अब तो हॉस्पिटल्स में भी वहाँ पे सूरत हाल खराब होनी शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले वायरसेस की तरह, पिछले वेरिएंट्स की तरह उस कदर तेजी से तो नहीं फैला। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी उन लोगों की शरह जो इससे बीमार होना शुरू हो गए हैं उसमें भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मैं डॉक्टर रिजवान साहब, ये एक मफरूज़ा, क्योंकि अभी जब मैं इस पर थोड़ा सा जो है वो पढ़ रहा था, तो एक मफरूज़ा जो है वो ये भी था, और आमतौर पर हमने अपने इर्द गिर्द लोगों से सुना भी है कि ये शायद उतना ख़तरनाक नहीं है, या उस तरह से जो है वो इसके असरात जो है वो खौफनाक नहीं होते जिस तरह से इससे पहले वायरसेस के थे। WHO का कहना है कि ये मफरूज़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? अभी तक जो केसेस आ रहे हैं या जो लोग मुतासर हो रहे हैं, अगर हम अपनी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान है उसकी अगर सूरत हाल देखें। जी रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही? अच्छा मैं रिजवान साहब से सवाल करता हूं, लेकिन डॉक्टर कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बात आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है जी। चले, मैं यही सवाल जो है वो आपसे पूछ लेता हूं डॉक्टर कैसर साहब, क्या ये कम खतरनाक है? इसके रिकवरी टाइम को लेकर भी जो है वो बहुत बात की जाती है कि शायद पहले जो है वो ज्यादा वक्त लग रहा था लोगों को रिकवर करने में, अब जो है वो कम लग रहा है। तो ये लोगों की एक आम कंसेप्शन है, मैं चाहता हूं जरा इस पर आप बात करें, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखो, आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस वक्त क्योंकि मैं ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, और जो खासकर है उसका जो सिम्टम है वो लाइक सिम्टम है, नज़ला जुकाम, जिस्म में दर्द होता है, और लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने परसों जो है वो थोड़ा सा शादी में गया था, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अपने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद हो रहा है, और कोई मसला नहीं है। तो ये लोगों का नज़ला जुकाम हो रहा है, तो ये कोरोना तो है ही नहीं। कोरोना में तो कुछ और होता था, लेकिन इनका टेस्ट होता है PG, ये कोरोना पॉजिटिव आते हैं, और अगर उसकी जीनोम करते हैं सीक्वेंसिंग तो पता चलता है कि जी वो कौन सा वेरिएंट है। लेकिन अब क्या है, हम शुरू में ये बात करते थे और अभी भी करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट इसका सिम्टम है, और उस तरह से जो कि अगर आप कंपेयर करें कि चौथे वेव्स का जो डेल्टा वेरिएंट था उसको अगर कंपेयर करें तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत थी, उसमें अमवात बहुत हो रही थी, वेंटिलेटर पे लोग बहुत सारे, लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन पहले बिल्कुल नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में भी हॉस्पिटलाइजेशन अभी ज्यादा होने लग गई है। तो ये कहना कि जी हम इसमें कोई ऐसी कोई मामूली सा सिम्टम होता है तो ये कह के और बेफिक्र हो जाए, ये गलत बात है। अभी जो लोग घर पे हैं वो 6 दिन के लिए बचे रहते, और वो परेशानी ये होती है कि कुछ लोगों को बुखार, इंटरमिटेंट फीवर होता है, कभी सुबह हो गया, फिर उतर गया, फिर रात को हो गया, तो ये 8-10 दिन तक चलता रहता है। इसी तरह से जिस्म में दर्द, बहुत शदीद दर्द, कुछ लोगों ने शिकायत किया है कि टांगों में इतना शदीद दर्द है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है कि 5-6 दिन मामूली भी है, आप घर पे भी है, लेकिन आपका तमाम काम जो है वो छूट जाता है। और इसके अलावा हमें डर ये है रहमान के अगर खुदा न खास्ता ये अपनी शक्ल तब्दील कर ले, जैसे कि जफर साहब कह रहे थे ना कि ये अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं ये के बाद, तो खुदा ना खास्ता किया तो किसी वक्त भी ये और दूसरे सीवियर किस्म का सिम्टम्स डेवलप हो सकता है। एक बात ये, दूसरी बात क्या है कि अगर डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट हमारे पास मौजूद है, और अगर डेल्टा वेरिएंट के साथ अगर ये कोई नया वेरिएंट बना लेता है तो एक प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज और बताऊं, कल मैंने
2 मरीजों की कॉल रिसीव की है, उनको कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने कोई वेरिएंट का वो टेस्ट नहीं करा पाए, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है। अच्छा। उनको की क्लेम है कि मुझे नाक से सही स्मेल नहीं आ रही है और टेस्ट भी मुझे नहीं पता लग रहा है। नाउ दिस इज द सिम्टम ऑफ डेल्टा वेरिएंट। अब इसका मतलब ये है कि अब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ये ओमिक्रॉन में दुनिया में नेजल प्रॉब्लम और टेस्ट का, स्मेल का और टेस्ट का ओमिक्रॉन के साथ कोई रिलेशन नहीं देखा गया अब तक। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में ये उन्होंने मुझे बताया है, इसका मतलब है कि हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। फैलाने से रोकना है और फैलाने से रोकने का यही सिस्टम है कि 2 जुमले हैं, एक तो एसओपीज पे अमल दरामद करना है और दूसरा वैक्सीनेट कराना है अपने आप को, अदरवाइज फैलता जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये डॉक्टर कैसे साहब ये वैक्सीनेशन वाले पे आता हूँ, बट ये जो वेरिएंट वाला है मैं जरा डॉक्टर रिजवान साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे को फर्क पड़ता है कि आपको मालूम हो? मैं ये वो सवाल है जो आम लोगों के सवाल है, वो आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का पैनल है, इसलिए उनके सामने जो है वो रख रहा हूँ कि क्या ये जानना जरूरी है आपके इलाज के लिए कि आपको कौन सा वेरिएंट है, और अगर है तो फिर उसका पता कैसे चलाया जा सकता है, ये भी जरा बता दें। और दूसरा ये कि एक आम लोगों का एक परसेप्शन ये है कि ले जी हमने तो वैक्सीनेशन भी कराई, हमने जो है वो बूस्टर डोज भी लगवाई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें जो है वो ओमिक्रॉन हो गया या कोरोना हो गया, तो ये कैसे हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया रहमान फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी ये बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। ये जो शुरू में तो हम जीन सीक्वेंसिंग के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई करते रहे, जब ये ख़ास तौर पे अफ्रीका से निकला है, लेकिन अब ये क्लिनिकली ज़्यादा इजीली डायग्नोज हो जाता है। क्लिनिकली से मुराद है, जिस तरह भी डॉक्टर कैसर भी कहते हैं, जिसकी अलामात जो 4, 5, 6 चीज़ें हैं, वो तो दोनों इवन इंडियन वेरिएंट जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, वो और ओमिक्रॉन दोनों मैच करती हैं। बुखार होना, दोनों में बुखार दोनों में है, दोनों में जिस्म में दर्दें भी होती हैं, कमर में और टांगों में, दोनों में कॉमन सिम्टम है, दोनों में गला खराब होता है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में बहुत ज्यादा गला खराब होता है। तो ये अगर क्लिनिकली हम देखें तो इजीली डायग्नोज होता है। ये ओमिक्रॉन में आप कह रहे हैं कि गला ज्यादा खराब होता है? नहीं, इंडियन डेल्टा वेरिएंट में गला बहुत ज्यादा खराब होता है। इसमें ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स होते हैं और इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो चूंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में खास तौर पे गले में खराश, खांसी और साइनसेस और नाक की झिल्लियां थोड़ी सी स्वेल करती हैं, जिससे आमतौर पे नाक बंद, छींकें, यहाँ पे हैवीनेस हो जाना चेहरे में काफी ज्यादा, ये इस में देखा था। और इसको इसलिए हम ओमनी कोल्ड भी आप कहते हैं, बिल्कुल कोल्ड की तरह के सिम्टम देता है। लेकिन जो इंडियन वेरिएंट है वो आमतौर पे नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम भी देता है, जिस तरह लॉस ऑफ टेस्ट, पेट का खराब हो जाना, लूज टूज या वॉमिटिंग हो जाना, या रेस्पिरेटरी सिम्टम उसमें ज्यादा थे जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते, वो बड़े क्रिटिकल डिजीज काज करते थे। तो एक तो ये इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बड़ा आसान है जो अब है, तो इसलिए जीन सीक्वेंसिंग या लैब टेस्टिंग की वेरिएंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो उसका ये पहला जो आपने सवाल पूछा। दूसरा आपने बड़ा अच्छा पूछा कि वैक्सीन के ऊपर। अच्छा, वैक्सीन के ऊपर ना हमेशा से एक डिवाइड रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन एक बड़ा मुतवाजन इस पर आई है कि तमाम लोग जो खास तौर पे एडल्ट्स हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे वो डेल्टा या इंडियन वेरिएंट हो, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो। ओमिक्रॉन वाले जो लोग हैं, कई लोगों ने कहा कि हमने तो वैक्सीन लगवाई थी या हमें पहले भी हुआ था, उनको भी ओमिक्रॉन हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्ट होना और डिजीज होने में फर्क है। एग्रेसिव डिजीज कि उनका हल्की सी डिजीज करेगा या हल्की से सिम्टम भी नहीं देगा और सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। खास तौर पे जिनको वैक्सीन लगी है, जो पहले से वैक्सीनेट या पहले से बीमारी से रिकवर किए हुए हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे वो दूसरा वेरिएंट हो, उसमें खतरा बढ़ जाता है। यकीनन ओमिक्रॉन दूसरे जो वेरिएंट है उनके मुकाबले में माइल्ड डिजीज देता है, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसमें खतरा सिर्फ ये होता है कि अगर ये जितना कंटेजियस है, जितने 4 टाइम्स ज्यादा फैलता है दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में, तो ये इतना ज्यादा फैलाव से जब बहुत ज्यादा लोग एकदम से बीमार होंगे तो वो हॉस्पिटल के ऊपर लोड आने का चांस होगा। हालांकि वो बहुत ही
नंबर कम है कंपेयर टू अदर जो कोविड की टाइप्स हैं, तो वो उस वक्त उतना नंबर ना होने पाए कि वो हॉस्पिटल्स के तक उतना जाके और हॉस्पिटल सिस्टम को कोलैप्स ना करे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, ये हॉस्पिटलाइजेशन ये आपने भी जिक्र किया और डॉक्टर रिजवान साहब भी कह रहे हैं, इस वेरिएंट के साथ कम देखी जा रही हैं, क्या ये अर्ली स्टेजेस है उस वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? दूसरा, ये जो बूस्टर डोज है, अब गवर्नमेंट की तो रिकमेंडेशन है कि आप बूस्टर डोज जो है वो लगवाएं, ये ज़रूर ज़रा इसकी भी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि हम फिर एक मरतबा उसी बहस में उलझते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन और कौन सी बूस्टर डोज जो है वो लगवानी चाहिए। कुछ तो ज़ाहिर बात है ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो लगवानी पड़ती है, बट ट्रैवल रिक्वायरमेंट से हट कर जो है वो जो भी बूस्टर डोज है वो लगवा लेनी चाहिए, या उसमें भी जो है वो कोई आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सकती हैं इस वेरिएंट के अगेंस्ट और कुछ नहीं? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। जी सॉरी, मैं आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है इसका तो पहले ही जवाब दे चुका हूं कि जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन लोगों के अंदर फैलेगी उतनी ज़्यादा जो है हॉस्पिटलाइजेशन का भी इम्कान बढ़ जाएगा। गो के डेल्टा की निस्बत कम है लेकिन वॉल्यूम में ये ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। मैं रिसेंटली अमेरिका में एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ह्यूस्टन में, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स हैं। तो मैं उनसे ये पूछ रहा था जी कि आपके पास जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं लोग कोविड की वजह से, उनमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड की क्या प्रोपोर्शन है? तो उनका जो जवाब था, मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है और सारे पाकिस्तानियों को वो सुनना चाहिए। 75% जो पेशेंट्स दाखिल हो रहे थे उन हॉस्पिटल दाखिल हो रहे हैं अमेरिकन हॉस्पिटल्स के अंदर, वो अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड है। मतलब ये कि या तो उन्होंने वैक्सीनेशन बिल्कुल ही नहीं कराई हुई थी और या सिर्फ एक डोज लगवाई हुई थी। तो और अमेरिकन केस में आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बूस्टर भी नहीं लगवाई हुई थी। तो मतलब ये कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ा दिफा है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, और ये तमाम वो वैक्सीन जो डेल्टा ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि वैक्सीनेशन, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपको वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, आपके अपने लिए भी और आपके हवाले से समाजी जिम्मेदारी भी है आपकी। 75% लोग जो हैं दाखिल हो रहे हैं अस्पतालों में जो वैक्सीनेटेड नहीं। डॉक्टर साहब ये ठीक है डॉक्टर साहब, मगर ये बूस्टर डोज जो है ये कब जरूरी हो जाती है? जी बूस्टर डोज जो है अब ओमिक्रॉन के केस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अब ये पॉलिसी है कि अगर आपको सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, पहले ये 30 साल की लिमिट थी, अब उन्होंने कहा कि 18 साल से अगर ज्यादा है तो आपको बूस्टर लगवानी चाहिए, और ये तमाम लोगों को लगवानी चाहिए। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए बूस्टर के लिए? पाकिस्तान में ये फाइजर ज्यादातर लगाई जा रही है और ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन असल जवाब जो है आपके सवाल का वो ये है कि जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है बूस्टर के लिए वो लोगों को लगवानी चाहिए, और इस सिलसिले में बिल्कुल दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या बूस्टर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। बिल्कुल ये कोई गुंजाइश नहीं है। और डॉक्टर साहब बूस्टर के बारे में फिर एक और है कि सिंगल डोज आपको जरूरत है, जिन 6 महीने का आपने कहा कि अगर वैक्सीनेशन को चाहिए आप तरजीह क्या होनी चाहिए, वो भी डबल डोज जो है वो लगवानी चाहिए? नहीं जी, सिंगल डोज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी सिंगल डोज की है और सिंगल डोज ही लगवानी चाहिए। अच्छा ठीक है, चले मैं ज़रा कुछ और भी सवालात हैं जो इस वेरिएंट के हवाले से, और फिर हमने हमारी पॉलिसी इससे मुतालिक जो है वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो इस लहर को जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो मैनेज किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन जारी रहे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर्स का एक पैनल आज की डिबेट में हमारे साथ मौजूद है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या इससे एहतियात है, इसका इलाज क्या है, वैक्सीनेशन और फिर जिन पाबंदियों का जो है वो भी फैसला हो रहा है, किस तरह से जो है वो इस लहर से जो है वो निपटा जा सकता है। डॉक्टर कैसे साहब, एक जो इस वेरिएंट के हवाले से एक आम सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि इसका रिकवरी टाइम जो है वो शायद उतना बाकी जो इससे पहले था उससे कम है। तो वो जो इलाज था, इससे पहले हम बहुत दफ़ा आपको भी कई दफ़ा जो है वो ज़हमत दे चुके हैं, जो इलाज था कोरोना के मरीज़ का, क्या ओमिक्रॉन के, क्या इस वेरिएंट का भी वही है आपकी नज़र में जो अभी तक आपने पेशेंट देखे हैं, या फिर जो है वो उसमें कुछ मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है? ये ज़रा थोड़ा सा ज़रा वजाहत करें कि इसको उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से पहले कोविड के वेरिएंट्स को जो है वो ट्रीट किया गया। बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए, और सिर्फ ट्रीटमेंट का थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं कि जो पेशेंट आते हैं उनकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जैसे मैंने माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है इसका, तो सिम्टोमेटिक यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और जो बुखार है तो थोड़ा सा बुखार के टैबलेट्स ले लिया, रेस्ट कर लिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर कोरोना में हम शुरू दिन से देख रहे हैं कि हमने देखा कि वो लोग जो कि रेस्ट करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर्स, पानी का इस्तेमाल, या लिक्विड, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स यानी कि सूप है, जूस है और इस तरह की चीजें, मिल्क है, और अच्छी बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्रोटेक्ट रहते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, बुखार सुबह था अब नहीं है, उनको रात को फिर बुखार हो जाता है। जो रात को समझते हैं मैं ठीक हूँ, सुबह उठ के वो अपने काम को चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। एक बॉटम लाइन ये है कोरोना का, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, वायरस को जो है इसकी कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो ये क्या है कि पिछले दिनों हमने टेलीविजन पे, मैं बार बार मना करता रहा कि दवाइयों के नाम ना लिया जाए, तो लोगों ने वो दवाइयां अपने घरों में रखी हैं, जो टेलीविजन पे डिस्कशन होता रहा, जो टॉक शो में, और वो हमारे पास जब आप आज करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो ये 3 दिन से ही दवा खा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब फला दवा हम खा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक आके आते हैं या खाते रहते हैं, तो विच इज वेरी बैड। मैं समझता हूँ कि इससे उनकी इम्यूनिटी और कमजोर होती है और प्रॉब्लम्स और मजीद बढ़ सकती है, पेचीदगियां बढ़ सकती है। लिहाजा का ट्रीटमेंट वही है कि आप शुरू में सिर्फ रेस्ट करें। जो बुखार की दवाइयां उमूमन लोग लेते हैं, पैरासिटामोल ले लिया, बहुत सारे नाम से आता है तो ले लिया, लेकिन अगर तबीयत 1-2 दिन के बाद खराब होती है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। सुबह के अंदर हेल्पलाइन है, आप टेलीफोन पे हमने जो है वो डॉक्टर कैसे साहब एक इशू जो इस पर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ माइल्ड होते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो रिकवरी टाइम है वो उसी तरह से है, क्योंकि कुछ जगह पर जिस तरह से CDC जो है वो अमेरिका में उसने शायद अपना रिवाइज किया, उन्होंने 5 दिन का जो है वो कर दिया है कि आप जो है वो बाहर जो है वो जा सकते हैं इनकेस अगर आप फैलाव इसका जो है वो रोकना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ इससे पहले 9 दिन की भी जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो आती रही है। तो आइडियली जो है वो आप क्या समझते हैं कि कितने दिन जो है वो आपको जो है वो थोड़ा आइसोलेशन के अंदर रहना चाहिए? देखिए इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली है क्या कि ये जो गाहे बगाहे जो डायरेक्शंस आती हैं वो इसी तरह से आती हैं कि जो डाटा हमारे पास आता रहता है, जो मरीजों की मेजॉरिटी मरीजों का जो बिहेवियर है उसी हिसाब से करते हैं। अब एक 5 दिन 6 दिन का तो एक सिस्टम है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए है कि जो तीसरे चौथे दिन जो है वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को छठे दिन भी बुखार है, अगर किसी को 7वें दिन भी सर्दी लग रही है और कमजोरी हो रही है और
सर में दर्द है या जिस्म में दर्द है या कोई और सिम्टम ऐसा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको 6 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन तक भी थोड़ा एहतियात कर लेना चाहिए, बजाय ये कि वो अपने कामों में और भाग दौड़। लेकिन अगर यूजुअली 3-4 दिन बाद काफी लोग बेहतर हो जाते हैं खाने पीने के बाद, तो 5वें दिन तक आप घर पे रहे, 6ठे दिन पे आप निकाल लेते हैं। एक तो थ्योरी ये, लेकिन इसमें डिबेट बहुत है। डिबेट ये है कि आप 5वें दिन के बाद, कुछ कहते हैं कि 5वें दिन के बाद आप अगर बाहर निकलते हैं तो आप ट्रांसमिट नहीं करते, आप किसी को लगाते नहीं है। लेकिन एक थॉट ये है कि जी अगर आपका सिम्टम मौजूद है तो आप लोगों को फैला रहे हैं, तो लिहाजा आप स्टे करें घर पे, ताकि आप और लोगों को ना फैलाएं, और स्टे करें घर पे और क्वारंटाइन में ही रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें ये करना बड़ा जरूरी होता है। और दूसरी बात ये देखिए, मैं एक चीज और मुझे याद आ गई अभी, जफर मिर्जा साहब बहुत अच्छी उन्होंने बताया वैक्सीन के हवाले। वैक्सीन तो अभी 12 साल के ज्यादा उम्र के भी लोगों को लगाया जा रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को जब बुखार या गला खराब होके और वो टेस्ट कराते हैं और ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है, तो वो फिर हमें फोन करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो 2 वैक्सीन लगाई हुई है, और डॉक्टर साहब मैंने तो 2 नहीं, 1 नहीं 2 कोरोना पॉजिटिव कैसे आ गया है? ये तो नहीं आना चाहिए। और लोगों को ये समझना है कि आप अगर बार बार, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो अपने आप को टार्जन ना समझें, वो ये ना समझें कि जी मैंने बूस्टर भी लगा लिया तो अब मुझे कोरोना होगा ही नहीं। आप पे कोरोना जरूर होगा, लेकिन वो सिम्टम इतना एग्रेसिव नहीं होगा, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को खुदा न खास्ता आपको उसको जो है वो रोकता है। बट मैं ज़रा मुझे इजाज़त दिए, मैं ये वैक्सीनेशन से मुतालिक एक और सवाल है, वो डॉक्टर रिजवान साहब से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर रिजवान साहब, अक्सर लोगों ने हमने देखा है कि वो एक वैक्सीन की शॉट लेते हैं और उसके बाद दूसरी उन्होंने जो है वो नहीं ली। तो अब अगर वो क्या कुछ अरसे बाद जो है वो जब आप दूसरी शॉट लगवाते हैं, या जो वो एक टाइम दिया जाता है कि आपने 2 से 3 हफ्ते बाद करवाना है, अगर उसमें देर हो जाए तो क्या उसके बावजूद भी जो है वो आपको जो है वो दूसरी शॉट जो है वो उसी तरह से इफेक्टिव होती है? एक तो ये इसको एड्रेस कर दें। दूसरी चीज़ जो है, जो इसके इलाज के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो इस पर टेस्ट ही नहीं करवा रहे, तो क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि एक सीजनल फ्लू भी है जो अब हम मौसम जो है वो ऐसा है, तो कुछ लोग जो है वो बस कुछ दिन जो है वो सब्र कर लेते हैं और वो ये जानना नहीं चाहते या जानने का तकल्लुफ़ नहीं करते कि ये कोरोना है या कोई और सीजनल फ्लू है। तो इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है दोनों आपके। देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन है कि वैक्सीन 1 डोज लगवाई और हमने कहा कि दूसरी मिस कर गई। हमारा वैसे तो हम कहते हैं 4 हफ्ते के अंदर अंदर लगा लेनी चाहिए, मतलब 4 हफ्ते के गुजरने के बाद, तीसरे हफ्ते के बाद से। मुख्तलिफ वैक्सीन का थोड़ा थोड़ा प्रोटोकॉल का डिफरेंट, लेकिन यूजली 3rd to 4th वीक कहते हैं हम। लेकिन अगर ये मिस भी हो जाए तो हम दूसरे महीने, तीसरे महीने में भी लगवाएं। तो जब भी ये वैक्सीन, जो 2 डोजेज वाली वैक्सीन होती है, हमेशा दूसरी डोज बूस्टर होती है, वो इन्हांस करती है, तो वो लगवाई जा सकती है। उसमें ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें अगर पहली है। और इसके साथ अभी आपने एक और सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा था, कि बूस्टर कितनी होनी चाहिए। बूस्टर 1 ही डोज होती है। बूस्टर होती है जो एकदम से बूस्ट करती है इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में मैसेज जा चुका होता है। तो पहली डोज अगर लगवाई है और दूसरी मिस हो गई है, जब मिस हुई है बाद में लगवा लें, वो उसको इम्यूनिटी को पूरा कर देगी। और बूस्टर के ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, 2021 जुलाई में मैंने की थी, और उस वक्त मैंने ये अभी बात नहीं होती थी, मैंने कहना शुरू कर दिया था कि 6 महीने के बाद वैक्सीन जो है जरूरी हो जाएंगी, ये इम्यूनिटी वेन कर रही है, जो डेटा हमने इकट्ठा किया। तो वो तीसरी बात ये मस्ट है कि बूस्टर 6 महीने जब हो जाए लगवा लेनी चाहिए। ये तो बात होगी वैक्सीन के ऊपर। ठीक है। फिर आपने बात की कि अलामात और टेस्ट और क्या। देखिए, जो पहला डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, जिससे पहली वेव थी, वो काफी अग्रेसिव थी, उसमें कोई शक ही नहीं है कि हम सीटी स्कैन कर रहे होते थे, इंटरल्यूकिन 6 कर रहे होते थे, सीआरपी कर रहे होते थे, डी डायमर फेरेटिन, और उसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ब्लड थिनर्स, एंटी वायरल, इवन स्टीरॉइड्स हमें देने पड़ रहे थे। लेकिन अब ये वाला वेरिएंट अभी चल रहा है, इसमें ये अल्लाह इसी तरह मेहरबानी रखे और इससे हमें जान छुड़ाए। लेकिन अब मैंने काफी दिनों से पेशेंट्स को एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे नहीं लेके गया।
ज़्यादातर जिस तरह अभी डॉक्टर कैसर बात कर रहे थे, एंटी पायरेटिक बुखार वाली दवाइयाँ, ज़्यादा एंटी एलर्जिक। एक मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जो कॉमन मिस्टेक घरों में लोग कर रहे हैं, नेबुलाइज मत करें। नेबुलाइजेशन होती है जिसमें हमारे घर में एक पंप होता है और हम वो उसमें से पानी या नॉर्मल सलाइन या बाकी चीज़ों से भाप लेते हैं। स्टीम लें, नेबुलाइज करने से वायरस एकदम से और फैलता है क्योंकि वो पार्टिकल्स उसको स्प्रेड कर देते हैं और उसका अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और ये वाला जो ओमिक्रॉन है इसलिए इतना ही कंटेजियस है जितना खसरा का जरासीम हम कहते हैं, मीजल्स के बराबर कंटेजियस है ये। तो ये सिर्फ बुखार की दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक एट द मोस्ट ले लें, एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल जो 5-6 दिन तक बुखार है, बलगम नहीं खत्म हो रहा या बलगम पीला होना शुरू हो गया, उसमें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स ऐड करें। कोई विटामिन्स ले लें जिसमें जिंक, अभी भी हम कहते हैं जिंक यूजफुल होता है, तो दैट्स इनफ और उससे मरीज आमतौर पर बड़ी जल्दी रिकवर करते हैं। एक मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा, जो रिकमेंडेशंस अभी हैं, अगर कोई अलामात नहीं है और सिर्फ टेस्ट पे पॉजिटिव आए हैं तो 5वें दिन आप फ्री हैं। अगर अलामात आ गई हैं किसी भी स्टेज पे तो फिर 10 दिन के बाद आपने फ्री होना है। ये मतलब ये दो जो नंबर्स हैं 5 डेज और 10 डेज। उसमें ये नहीं है, आमतौर पर जो है समझा जाता है कि जब अलामात, डॉक्टर रिजवान साहब, एक क्योंकि जाहिर बात है हम में से हर कोई किसी ना किसी स्टेज पर जो वो इससे गुजर चुका है, आमतौर पर एक पैमाना ये रखा जाता है कि जिस दिन आपको अलामात जाहिर होती हैं या जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स जिस दिन आता है आप उस दिन से काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अलामात हो तो फिर अपनी आइसोलेशन को खत्म ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं और वाज़ेह कर दूं। देखिए, जो ओमिक्रॉन की अलामात है दूसरे दिन ही आ जाती हैं। जो इंडियन या डेल्टा वेरिएंट, मैं उसको बार बार दोनों नाम ले लेता हूँ, डेल्टा वेरिएंट जो है उसके आमतौर पे 4-5वें दिन अलामात शुरू होती थी। तो ओमिक्रॉन जो भी हो रहा है, आज अगर एक्सपोजर हुआ तो हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक ही अलामात आनी शुरू हो जाए। तो अगर अलामात आ गई हैं जिसमें बुखार, जिस्म दर्द, बाकी अलामात चीजें, तो 10 दिन तक आइसोलेटेड रहना है। और अगर सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आए, जो घर में 2 बंदों को बुखार हुआ, बाकी सबको, और 2 को सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो 5वें दिन पे भी अगर उनको कोई बुखार नहीं आया थ्रू आउट दोज 5-6 डेज, तो 5 दिन बाद वो बेशक फ्री हैं। तो ये रिकमेंडेशंस आ चुकी है और ये सेफ है। बाकी ओमिक्रॉन का जहां तक इतना कंटेजियस है ये कि ये हर एक को मोर देन 90% को ये होगा, हमारी पॉपुलेशन में भी और ग्लोबली भी। बस इसका ये कि एक वक्त पे ना हो, इट शुड स्प्रेड आउट, ये कर नीचे रहता कि हॉस्पिटल्स वो ना पॉपुलेट हो। तो इससे घबराना नहीं, लेकिन इससे हमने एहतियात जरूर बरतनी है। अच्छा, मैं एक सवाल जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, वो ये कि आपने इससे इज्तिमाई सतह पर जो है वो इससे किस तरह से निपटना है? अब आपने शुरू में, क्योंकि आप भी ज़ाहिर बात है फर्स्ट हैंड जो है वो इन चीज़ों को देखते रहे, जब ये इस वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से फिर इसको बेहतर स्ट्रेटजीज जो है वो इवॉल्व होती गई। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक जो हैं वो अभी उन सख्त पाबंदियों की तरफ नहीं जा रहे। अभी सोशल मीडिया पर भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा है कि देखें जी, यूरोप जो है वो पाबंदियाँ नहीं लगा रहा या अमेरिका जो है वो पाबंदियाँ नहीं लगा रहे। हमने अभी रिसेंटली जो है वो पाबंदियाँ अनाउंस की हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि हमें पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत है, या हमें जो है वो जिस तरह से अमेरिका में या यूरोप में जो है वो बाज़ जगहों पर जो है वो हर एक की अपनी अपनी जो है वो पॉलिसी है, जिस तरह से उन्होंने पाबंदियों को उतना सख्त नहीं किया, यहाँ से जो है वो हमें उसी तरफ जो है वो जाना चाहिए? देखें जी, इस सिलसिले में ये कोई ऐसा नहीं है कि एक हमें पाबंदियां लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ऐसे जैसे ये कोई हमारी चॉइस है और हम हमारी पसंद या नापसंद की बात नहीं है। इसके अंदर 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं बीमारी के फैलाव के हवाले से फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक हेल्थ एक साइंस है जिसको एपिडेमियोलॉजिस्ट्स जो हैं वो उसको डील करते हैं, और उसके बारे में कुछ असूल हैं और कुछ कवानीन हैं कि जिनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसको पसंद नापसंद नहीं है। जिस तरह के बहुत सारे मुल्कों के अंदर सियासतदान फैसले कर रहे हैं कि जी पाबंदी लगा देनी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत रवैया है। 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये है कि आपका बीमारी के फैलाव के हवाले से आप
का डेटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो किस कदर रिलायबल है और किस कदर वो यानी रियल लाइफ डेटा जो है वो आपको मिल रहा है, और आप फिर उस डेटा पे रिलाय करते हैं और उसकी रोशनी में फैसला करते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजंस। आपके पास डेटा आता है, आप देखते हैं कितना इसका डबलिंग टाइम, कितनी इसकी आर वैल्यू है, कितना इसका यानी इसकी जो क्या कहते हैं ओवरऑल इसकी ट्रांसमिशन रेट्स क्या हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए फिर आप डेटा की बेसिस के ऊपर ये फैसले करते हैं कि अपने मुल्क में किस जगह पे कितना मसला है और वहाँ पे क्या पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये कि जब वो फैसले कर लिए जाएं तो फिर उनका लेटर एंड स्पिरिट में उनका इतलाक हो, गवर्नमेंट भी उनको इम्प्लीमेंट करे और लोग भी उसके ऊपर अमल करें। तो पाकिस्तान में जहाँ तक तो है डेटा का सवाल, तो पाकिस्तान ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस किए हैं और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गो के हमारा डिजीज सर्विलेंस सिस्टम पाकिस्तान में शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसको बतदरीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल डे फ्रॉम जनवरी 2020 के जब से लेके अब तक डेली 24 आवर्स में हम ये डेटा कलेक्ट ना करते हों और इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ना करते हों। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत, इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े आप जरा बात यहाँ से ही कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आप यहीं से बात कंटिन्यू कीजिएगा कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की क्या सिचुएशन है और फिर हमें आगे जो है वो क्या फैसले लेने। मैं चाहूंगा जरा इसको आप कंटिन्यू करें, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये क्या है, इसको इलाज, एहतियात, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें। जफर मिर्जा साहब आप बात कर रहे थे कि डाटा तो हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन उस डाटा को देखते हुए ये फैसला करना कि क्या हमें मजीद पाबंदियों की तरफ जाना है या नहीं, इस पर जो बहस चल रही है उस पर आप बात कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लीजिए। जी आपने कहा कि डेटा, मैंने कहा कि बहुत अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारा डेटा बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले की निस्बत। ये एक मुख्तलिफ बात है। क्या ये परफेक्ट है? तो नहीं, अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। तो मैं बात असल में ये कर रहा था कि बहुत सारे दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है ना जी, कि वंस आपने डेटा की बेसिस के ऊपर फैसले कर लिए तो फिर उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पाकिस्तान में बड़ी शानदार रही है जी। इसमें हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि बावजूद अपने जो भी टीवी पे कहा जाता है, मीडिया में कहा जाता है, सियासी बयानात दिए जाते हैं, लेकिन सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन और फेडरल प्रोविंशियल कोऑपरेशन ये जो रहा है पाकिस्तान में सिलसिले के अंदर, बावजूद इसके कि हमारे अदरवाइज गवर्नेंस के बड़े मसले हैं, लेकिन ये एनसीओसी की सूरत में जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है। इसी वजह से अभी आपने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखी होगी कि नॉर्मलसी जो है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज में है। पिछले उनके मेरे ख्याल 2-3 सर्वे हुए हैं उनमें, और उसमें दुनिया के तमाम ममालिक उसमें शामिल होते हैं। तो हमें अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये मैं जब कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सिस्टम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हमें अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गुंजाइश की जरूरत है। और आखिरी जो बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ जी वो ये है कि हमारी जो हेल्थ वर्कफोर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस पूरे एपिडेमिक पैंडेमिक के दौरान।
और मैं ये समझता हूँ कि हमने जितना उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पाकिस्तान में, उस कदर उनकी सताइश नहीं की गई, लेकिन उनका बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। तो ये वो बात हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप एक अच्छा रिस्पांस जनरेट कर पाते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, आपने ये भी पूछा था, तो ये फैसले बिल्कुल मुनासिब तौर पे किए जा रहे हैं। तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रख के, डेटा को मद्देनजर रख के, जिन शहरों के अंदर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां पे ग्रेजुअली स्मार्ट लॉकडाउन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसने पहले भी हमें आया है, और इंशाल्लाह हम ये ठीक हिकमत अमली है। मगर डॉक्टर कैसे साहब, सबसे ज्यादा वो दो जगहों पर जो है वो जब भी ये रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है तो वो दो जगहों से जो है वो दो शोबों से आवाज आती है, एक स्कूल्स हैं और दूसरे जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और दूसरा भी होता है जो आवाज आती है वो ताजिर बरादरी की तरफ से आवाज आती है। और जफर मिर्जा साहब ने सही कहा है कि हिकमत अमली जो अभी हुकूमत ने अनाउंस की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा लेट है। समझता हूँ इसको एक हफ्ता पहले करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि ऐलान हो जाते लेकिन अमल दरामद नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर कैसर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ये स्कूल और रेस्टोरेंट्स के हवाले से, कहीं पर जो है वो बात आ जाती है, कुछ ममालिक जो है वो वैक्सीनेटेड अफराद को जो है वो इजाज़त दे रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कैपेसिटी जो है वो कम कर दें इंडोर डाइनिंग की, हमने जो है वो अभी बंद कर दी है। तो आपको लगता है कि यही फैसला होना चाहिए आगे बढ़ने का? देखिए, अभी जो है फिलहाल तो मेरे ख्याल में इसी तरह से करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो जिम्मेदारी है वो SOPs पे अमल दरामद कराना है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम कुछ ना कुछ फाइन किया जाए। उनके शॉप्स, उनके शादी हॉल या मार्केट या कोई दुकान, जो इदारा है उसको या स्कूल है उसको बंद करे, ताकि दूसरे लोग जो है थोड़ा सा डिटरेंस होगा, खौफ होगा कि अगर हम SOPs पे फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंट्रोल में नहीं आएंगी और आगे चल के कोई सख्त फैसले ना करने पड़े हुकूमत को। तो बेहतर यही होगा कि आवाम से भी आपके तवज्जो से कि SOPs पे सख्ती से अमल करें। लोग जो भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। तो सर मेरे पास टाइम जरा कम है, मैं डॉक्टर रिजवान साहब से भी फाइनल कमेंट एक सवाल और पूछना है। डॉक्टर रिजवान साहब, ये जो रैपिड टेस्टिंग वाला है ये कितना रिलायबल होता है, क्योंकि किट्स अब ये फार्मेसी पे भी आने शुरू हो गए हैं, एक इसको जरा एड्रेस कर दीजिए। और फिर दूसरा ये ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। जी, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसको RAT हम कहते हैं, ये यूजुअली 93% तक इफेक्टिव होता है, और PCR जो है दैट इज अराउंड 98 to 99% सेंसिटिव और स्पेसिफिक भी। तो ये दोनों का है। रैपिड एंटीजन टेस्ट घरों के लिए और अदरवाइज भी ठीक है, होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस के जहाँ तक आप ताल्लुक की बात करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में देखेंगे ओमिक्रॉन बाकी मुल्कों में तो हमें कंफर्म हो चुका है कि इस तरह का क्रिटिकल डिजीज नहीं करता, लेकिन हमें अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से थोड़े दिन इसको ऑब्जर्व करना चाहिए विद रिस्ट्रिक्शन, विद कॉशन, और SOPs और वैक्सीन। और ये हमें मान जाना चाहिए कि अब ये जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे वो शायद अब ना आए। अब ये पेंडेमिक एंडेमिक की सूरत में, वबा की सूरत में छोटी छोटी